तो बच्चों हमारा अगला कंसेप्ट वीडियो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पर आधारित है। अब पहले तो हम ये समझ लें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो अवस्था जहाँ पर वो किसी तरह का मोशन दिखाने की टेंडेंसी ना रखे। तो बच्चों जितने तरीके के मोशन होंगे उतने ही तरीके के आपके इक्विलिब्रियम भी होंगे। और हम जानते हैं कि मेजरली मुख्यतः दो तरीके के मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट शो करता है, जो कि है पहला ट्रांसलेशन और दूसरा टाइप का मोशन होता है रोटेशनल। तो अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होता है। तो हम दो केस डिस्कस करेंगे बच्चों और फिर मैं आपसे सवाल करूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। पहला ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर एक बार है जिस पे एक मिडिल पॉइंट पर, मिडिल नहीं कहेंगे, थोड़े मिड पॉइंट के साइड में एक पॉइंट है जहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने पे ज़ीरो आ रहा है। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स पे फोर्स लग रहे हैं। लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा है। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, फर्स्ट फिगर में दोनों ही फोर्सेस एक फिक्स पॉइंट पे लग रहे हैं, यानी कि दोनों ही फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। लेकिन सेकेंड फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और सी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, यानी कि दोनों ही फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है, बट स्टिल ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। तो ये हम कहेंगे कि ये भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। चूंकि हमने रोटेशनल मोशन की बात करी है तो हम उसके इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। रोटेट करने की टेंडेंसी बच्चों तब आती है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लगता है। तो आप बताइए, आप ज़रा अनुमान लगाइए कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। जी हाँ, जैसे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है, वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क्स का सम, यानी कि उसके ऊपर नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। फिर से हम यही दो एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और दूसरा नहीं है। बच्चों फर्स्ट फिगर की बात करें हम, तो जैसा हमने पहले भी दर्शाया था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन दोनों ही फोर्सेस का सेम है, जिस वजह से कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी नहीं रख पा रहा, या यूँ कहें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं शो करेगा। इसके ऊपर नेट टॉर्क, जो हमारी कंडीशन है, नेट टॉर्क ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं दोबारा सेकेंड फिगर की बात करूं तो देखें बच्चों, डी पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, जबकि सी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ऑब्जेक्ट को ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। यानी कि इन दोनों के जो टॉर्क हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों टॉर्क, नेट टॉर्क ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। इस सेकेंड ऑब्जेक्ट में अगर आप देखें बच्चों कि दो फोर्सेस लग रही हैं,
इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। ये दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। इस तरह के फोर्सेस के पेयर को हम कपल ऑफ फोर्स या कपल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है, इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। या यूं कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाले दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो, वो एक फोर्सेस का कपल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये यहाँ पर दोनों ही फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 है, लेकिन अगर हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें तो वो 2FL आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेट टॉर्क 0 नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी और सी में भी निकालने की कोशिश करें तो भी आपका टॉर्क जो है 2FL के बराबर ही होगा। तो इससे बच्चों दो इम्पॉर्टेंट बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क भी 0 होगा। वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि TA, TB और TC, ये जो तीनों ही टाउ की वैल्यू है टॉर्क की पॉइंट A, B और C के अबाउट, ये तीनों ही सेम आ रही हैं। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर नेट फोर्स 0 है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करें तो वो हमेशा सेम आएगा। इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, then torque of the forces about each and every point will be same। यानी कि हमको एक फ्रीडम मिल जाती है, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं।